केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात पड़ोसी पाकिस्तान की, जो कभी एटम बम की डींगे हाँकता था, आज उसी बम की रेट लिस्ट लेकर घूम रहा है। एक ऐसा देश जिसकी किस्मत को अब खुद उसके हुक्मरानों ने गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान ने अब अपने एटमी हथियारों की सेल लगा दी है। शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे, समझौतों की आड़ में सुरक्षा का एक ऐसा दस्तावेज साइन कराए जिसमें पाकिस्तान की सेना भी बिक गई और एटमी ताकत भी सऊदी के इशारे पर चलने को तैयार हो गई। लेकिन शहबाज मुनीर ने अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस डील से दूर रखा और शायद इसीलिए लाइव टीवी पर आकर उन्होंने भांडा फोड़ दिया और कहा कि पाकिस्तान के एटम हर वक्त सऊदी के लिए हाजिर है। कैसे अब न्यूक्लियर ताकत भी पाकिस्तान में शेयरिंग डेटा की तरह इस्तेमाल हो रही है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर उस अमेरिकी चाल की जो टैलेंट के नाम पर अब खुलेआम टोल टैक्स वसूल रही है और जिसकी मार करोड़ों प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। H-1B वीजा की फीस को सीधे $1 लाख सालाना पहुंचा दिया है। यानी अमेरिका अब स्किल के नाम पर नहीं, स्कीम के नाम पर वीजा बांटेगा। साफ है कि अब इमिग्रेशन भी अमीरों का खेल बन चुका है। ये फैसला अमेरिका को ग्लोबल लीडर नहीं बल्कि ग्लोबल दुकानदार बना रहा है, जो हर एंट्री पर फीस वसूल रहा है। क्या ये वीजा वसूली उस डर का नतीजा है जो चीन से लेकर बेरोजगारी तक हर मोर्चे पर ट्रंप के अंदर पल रही है? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी देंगे आपको। तीसरी खबर उस खौफनाक खेल की जहां नवरात्रि से पहले 3 अलग अलग शहरों में कट्टरपंथ की आग जलाकर देश को सुलगाने की साजिश रची जा रही है। गोधरा से लेकर वडोदरा और टोंक तक हर जगह सोशल मीडिया की अफवाहों ने आग फैलाई, भीड़ हिंसा पर उतर आई और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। लेकिन जो सबसे चिंताजनक है वो है इस आग में मौलाना तौकीर रजा जैसे धर्म गुरुओं की भड़काऊ बयानबाजी, जो न केवल विवाद को हवा दे रही है बल्कि सीधे तौर पर सामाजिक ताने बाने को तार तार करने की धमकी भी दे रही है। ये एक सुनियोजित कोशिश जैसा है जिससे सांप्रदायिक उबाल पैदा हो। इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान की, क्योंकि अब कटोरा शरीफ ने अपने एटमी कार्ड की खुली नीलामी कर दी है। सबसे पहले बात इसी की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी पर लाइव बैठकर शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर की पोल पट्टी खोलने वाले, और ये लाइव खुलासा आप सभी को देखना चाहिए क्योंकि इसमें एटम की सौदेबाजी का संपूर्ण सच आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को चीनी इंजीनियर्स पीट रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाकर भाग रही है और चीनी लोग उन पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी सेना की पिटाई की तस्वीर। यानी चीन से आए लोग भी पाकिस्तानी सेना को दुत्कार रहे हैं, पीट रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां बलूचिस्तान में महिलाएं सड़कों पर निकल आई हैं, नारेबाजी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सड़क पर निकल आए हैं। देखिए, महिलाएं सड़कों पर आई तो पाकिस्तानी सेना की पिटाई भी शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तानी सेना पिटाई का दूसरा वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीर देखिए कैसे खुलेआम भगाया जा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को, और यही असली हकीकत इस वक्त पाकिस्तान की है।
और पाकिस्तानी सैनिकों को पीटने के बाद बलूचिस्तान की महिलाएं साफ कह रही हैं कि इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सीधा मैसेज दे रही हैं, खाली करने को कह रही हैं उस जगह को। बलूचिस्तान की तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तानी आकाओं के लिए, पाकिस्तानी सैनिकों के लिए अब यहाँ पर एंट्री बंद है। पाकिस्तान में अब किस तरह के हालात बन चुके हैं बलूचिस्तान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां लोग सड़कों पर हैं तो वहां की पुलिस उन पर गैस के गोले बरसा रही है, क्योंकि इस तरह की स्थिति खड़ी हो गई है कि उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और ये गोले देखिए कैसे पुलिस पर चलाए जा रहे हैं। ये उनकी जो वैन है उसे बैक ड्राइव करना पड़ रहा है। ये स्थिति, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जहां पर बलूचियों ने बंदूक उठा ली और अब ये तय हो गया है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई और नहीं बल्कि ये बलूची ही करने जा रहे हैं। इन्होंने बंदूक थाम ली है और सीधी चुनौती दे रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। एंट्री पहले ही नहीं थी, अब चुनौती भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में जहां एक तरफ जनता शहबाज शरीफ की कुर्सी को तोड़ने का इंतजाम कर चुकी है, इस्लामाबाद की तरफ बलूच विद्रोही बढ़ चुके हैं, तो उससे पहले शातिर शहबाज ने सऊदी से बड़ा सौदा कर लिया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब शहबाज सऊदी घूमने गए थे। उनके चेहरे की ये शैतानी मुस्कान उस वक्त बहुत कुछ साफ कह रही थी। ये तस्वीर देखिए, उत्साह ऐसा लग रहा था जैसे कभी उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। ऐसा ही होता है जब कुछ देखा ना हो और अचानक कहीं पहुंच जाए जहां पर थोड़ी बहुत इज्जत आपको मिल जाए। अब पाकिस्तान के एटम आज नहीं तो कल गिरवी रखे ही जाने थे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ सऊदी के हाथ ही लगे हैं और इनका इस्तेमाल यमन में ही हो सकता है, वरना खतरा तो इस बात का था कि कहीं आतंकवादी शहबाज के एटमों की लूट ना कर लें, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही बता चुके हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। अब ये कहां बेचकर आए हैं अपने एटमी हथियार, डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। 17 सितंबर को रियाद पहुंचे थे शहबाज शरीफ। सऊदी अरब के साथ इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि किसी पर भी हमला होता है तो दोनों देशों पर माना जाएगा हमला। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु भी कवर किए गए हैं। सऊदी ने कहा है कि सभी सैन्य साधन कवर होंगे। पाकिस्तान के एटम बम पर अब सऊदी अरब का इस डिफेंस एग्रीमेंट के साथ हक हो गया है। सऊदी 2015 से हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ एटम का इस्तेमाल अब सऊदी अरब कर सकता है। अब इस बात का खुलासा ख्वाजा आसिफ ने किया है कि हमारे एटम बम पर सऊदी का भी हक है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था अभी हमने आपको सुनवाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्हें वहां डील में नहीं ले जाया गया तो उन्होंने यहाँ खुलासा कर दिया और पूरी आवाम को बता दिया कि अब उनका एटम भी उनका नहीं रहा। पाकिस्तान की जो परमाणु पॉलिटिक्स है अब बीती कहानी जैसी हो गई है, क्योंकि एटम की गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान ने एटम बेच ही दिया है। ये इकलौता ऐसा मुल्क है जहां एटम भी बिकाऊ है और ईमान भी गिरवी है। अब सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद का बटन अब रियाद के हाथ में आ गया है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ख्वाजा लाइव बैठेगा, मुनीर की गर्दन ऐठेगा। सऊदी के सामने जी, मुनीर संभालेगा LMG। सऊदी के साथ कटोरा शरीफ की हुई इस मुलाकात का सच सामने आ चुका है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के नाम पर शहबाज ने अपना धर्म ईमान एटम के साथ बेच दिया। शहबाज शरीफ के एटम नीलामी के लिए पहले से ही बाजार में मौजूद थे, लेकिन अब सऊदी ने इनका सही मोल लगाकर अच्छा सौदा किया है। किंग सलमान के सामने शहबाज की शैतानी हंसी ने पाकिस्तानी आवाम के कान खड़े कर दिए थे।
वो समझते हैं कि शाहबाज एटम बेचकर दुबई में बुढ़ापे का इंतजाम करने की फिराक में है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाहबाज ने एटम की सौदेबाजी कर डाली, लेकिन एटम की सौदेबाजी से कमाई गई रकम का शेयर जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाथ नहीं पहुंचा तो वो टीवी पर जाकर लाइव बैठ गए, बिल की पूरी कॉपी सामने रख दी और सच बता दिया कि पाकिस्तान के एटम हर घड़ी सऊदी के लिए उपलब्ध है। टू नेशन थ्योरी के आधार पर जिस मुल्क का फीता कटा हो, वो मुल्क आज दो हिस्सों में बंट चुका है। पहले हैं वो हुक्मरान जो एटम से लेकर सेना तक की सेल लगा चुके हैं। शाहबाज प्लेन में बैठकर चहक उठा था तो मुल्ला मुनीर 6 बिलियन बार बार गिन गिन कर 1/4 नोट फाड़ चुका है, और दूसरी खिड़की में नजर आ रहे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस बात से मुंह फुलाए बैठे हैं कि उन्हें जिन्ना छाप एक नोट नहीं मिला। दरअसल बीते 17 सितंबर को शाहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी किंग सलमान ने उन्हें जमकर बिरयानी खिलाई। बिरयानी खाने के बाद अति उत्साहित शाहबाज से खूब फाइलें साइन कराई। शाहबाज ने भी आपसी समझौते के नाम पर कई फाइलें साइन की। इनमें से एक समझौता था दोनों देशों का एक साथ सुरक्षा डील का। इसके तहत पाकिस्तान को सऊदी के लिए लड़ना होगा, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान के एटम भी इस्तेमाल होंगे। कुल मिलाकर शाहबाज ने पाकिस्तान के एटम सऊदी को बेच दिए। अब इसकी जानकारी ख्वाजा आसिफ को नहीं दी गई, और इसीलिए उन्होंने टीवी पर लाइव आकर पूरी पोल पट्टी खोल दी। हालांकि प्रहार में पहले ही हम इस बात का खुलासा कर चुके थे। अब पाकिस्तान में एटम जपने वालों की कमी नहीं है। हुक्मरानों ने आवाम को भी आटे के नाम पर एटम की गुठली ही खिलाई है, और यही वजह है कि सेना से लेकर सिस्टम एटम के गीत गाता है। आतंकियों से लेकर लब्बैक के लकड़बग्घे भी एटम को लेकर दुनिया पर राज करने का सपना सजा चुके हैं। पाकिस्तान में एटम की गैस उनके सर पर चढ़ चुकी है। ऐसे में आज नहीं तो कल ये एटम नीलाम होने ही थे, क्योंकि इन एटमों को लेकर पाकिस्तान के नाकारा मंत्रियों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें बखूबी पूरी दुनिया ने सुना है। यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारे एटम ऐसे हैं जिनसे अगर वार करो तो ये मुसलमानों को बचाते हुए हमला करते हैं। अब पाकिस्तान की सोच समझ पर ही शायद कहा गया है कि पाकिस्तान में हर पद पर उल्लू बैठा है। खैर, एटम की सेल और सेना को किराए पर चढ़ाने के बाद मिला पैसा बंटी बबली की जोड़ी ने आपस में ही बांट लिया है। ख्वाजा आसिफ से लेकर इशाक डार को कुछ न मिलने के पीछे की वजह है ख्वाजा आसिफ का लकड़पन बेतरतीब जारी है, और इस बात को पाकिस्तानी आवाम भी बखूबी जानती है, क्योंकि कुछ रोज पहले जब पाकिस्तानी बाढ़ में डूब डूब कर मारे जा रहे थे, तब ख्वाजा टीवी पर आकर बतिया रहा था कि डूब कर मरो मत, बाढ़ का ये पानी बाल्टी में भर लो, स्टोर कर लो। पाकिस्तान का आईक्यू तो उसी दिन चुल्लू भर पानी में डूब चुका था जिस दिन जिन्ना ने कट्टरपंथ की तलवार से एक सीमा खींच दी थी। अब पाकिस्तान अपने एटम को बेचकर 4 रोज की बोटी का इंतजाम तो कर ही लेगा, और आवाम का क्या है, वो गर्म पानी में बिस्कुट डुबोकर खाने की आदी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तान अपने एटम बम बेच आया तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की कंपनियों को ही दिवालिया बनाने पर उतर आए हैं। ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा है कि अगर किसी को H-1B वीजा लेकर अमेरिका आना है तो $1 लाख कंपनी को देने पड़ेंगे। अब इससे अमेरिका के उद्योगपतियों को ट्रंप ने कैसे चूना लगा दिया है, तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों को डिनर पर बुलाया था कुछ दिन पहले, लेकिन डिनर पर खाने से ज्यादा पैसा वसूली की चर्चा होती रही। किस तरह डोनाल्ड ट्रंप उद्योगपतियों से पैसे मांग रहे थे, इस वीडियो में देखिए। How much money will Apple be investing in the United States? Because I know it's a very lot, and it's you were elsewhere and now you're really coming home in a big way. How much money will you be investing? $600 billion. तो देखिए, टिम कुक से पूछ रहे थे कि कितने पैसे लगा रहे हैं आप अमेरिका में, वो बता रहे हैं $600 बिलियन। तो ये इस तरह से उसमें भी डीलिंग कर रहे थे, डिनर में भी। अब शायद अमेरिका के उद्योगपतियों से सही वसूली हो नहीं पाई, और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप इन्हें ही लूटने की योजना बना चुके हैं। पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर क्या कुछ कहा है, और इससे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे टेंशन में है, पहले सुनिए क्या कहा है। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per
year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies. अब H1B वीजा को लेकर क्या आदेश दे दिया है ट्रंप ने, जरा डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत अब कंपनीज को H1B वीजा के लिए हर साल 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। ये बदलाव खास उन विदेशी कामगारों को प्रभावित करेगा जो टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस फैसले से सिर्फ बहुत ही काबिल लोग ही वीजा के लिए चुने जाएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा क्योंकि H1B वीजा धारकों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही होती है। ये बदलाव कंपनीज की रणनीति भी बदल सकता है, तो ये फैसला ले लिया गया है। अब ट्रंप वीजा पॉलिसी में बदलाव करके किस तरह वसूली करने की योजना बना रहे हैं उसे आप उनके गोल्ड कार्ड सीक्रेट से समझ सकते हैं, जहां वो कह रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक बनना है तो $2 मिलियन दे दो। ये बयान उनका सुनिए। Two items for your attention today, sir. A major focus of your administration has been shifting the conversation and shifting the policy dynamics around the issue of immigration, closing the border, preventing illegal immigration, but also, as is the case with the executive order in front of you, opening new pathways for truly extraordinary people to come contribute to America instead of taking away from it. So this executive order is entitled the Gold Card. It will set up a new pathway, a new visa pathway for foreigners of extraordinary ability who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment as part of this. ट्रंप के इस फैसले के बाद नए अमेरिका में टैलेंट नहीं, टेंडर चलेगा। अब अमेरिका में वीजा लेने के लिए वीजा टैक्स लगा दिया गया है और इससे ट्रंप कितनी कमाई करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज कितना बड़ा घाटा उठाने वाली है ये देखने वाली बात है। वीजा वीजा चिल्लाए, ट्रंप वसूली पर आए। 88 लाख का वसूली हफ्ता, यूएस डूब रहा रफ्ता रफ्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने H1B वीजा पर एक बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। अब इस वीजा के लिए अप्लाई करने की फीस $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए हो गई है। We'll use for cutting taxes and paying down debt. We think it's going to be very successful. पहले ये फीस बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब ये बदलाव विदेशी टैलेंट को कंट्रोल करने और अमेरिकी नौकरियों को बचाने का हथियार बन गया है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए झटका भारी है, जहां लाखों प्रोफेशनल्स हर साल इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद वीजा बम गिराया है, लेकिन जैसे टैरिफ बम को सुतली बम बना दिया गया, ठीक इसी तरह वीजा बम को भी भारत न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्या का भी विकल्प वाला समाधान कर दिया है। वहीं अब इस पूरी घटना को लेकर सबसे दिलचस्प बात है, ट्रंप ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम है गोल्ड कार्ड। ये क्या भला है? सरल शब्दों में, अगर आपके पास $10 लाख करीब 9 करोड़ रुपए हैं, तो आप विदेशी सिटीजन होकर वीजा प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। कंपनियां चाहें तो अपने फॉरेन एम्प्लॉय के लिए 18 करोड़ रुपए देकर प्रक्रिया तेज कर सकती हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने इसे टॉप लेवल एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स लाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि पहले का ग्रीन कार्ड प्रोसेस लो लेवल वर्कर्स को अमेरिका लाता था, गोल्ड कार्ड सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को इनवाइट करेगा। यानी अब इमिग्रेशन अमीरों का खेल बन गया है, जो पैसे चुका सके वो जल्दी सेटल हो जाए।
extraordinary ability, who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment. इसको लेकर ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया जिसमें साफ लिखा है कि पैसा दो वीजा लो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका आने वालों से भी पैसा वसूली की योजना बना ली है। एक तरफ ट्रंप टैरिफ लगाकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ वीजा का दाम बढ़ाकर भी वो हफ्ता वसूली पर उतर आए हैं। लेकिन अमेरिकन को ये मीठी गोली खिलाकर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लंबी बीमारी देने का भी इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ का साइड इफेक्ट है महंगाई और वीजा फीस बढ़ाने का साइड इफेक्ट है अमेरिकी कंपनियों को नुकसान। दूसरी तरफ वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप का H-1B पर रवैया हमेशा से उलझा हुआ रहा है। 2016 के इलेक्शंस में वो चिल्ला कर कहते थे कि फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन की जॉब छीन रहे हैं। 2020 में कोविड के दौरान उन्होंने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जैसे वीजा पर बैन, लेकिन 2024 के कैंपेन में टोन चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फॉरेन स्टूडेंट्स को लीगल स्टेटस देना चाहिए। दिसंबर 2024 में एक इंटरव्यू में बोले, मैं H-1B वीजा का सपोर्टर हूं और इनके हक में हूं। ऐसे में लगता है कि अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, नौकरियां बचाओ लेकिन टैलेंट भी चाहिए। अब देखना तो ये होगा कि ट्रंप का ये नया वीजा बम भारतीयों पर गिरते ही किस तरह थ्रो बैक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। देश की सड़कों पर अचानक एक जैसे हालात दिखाई दिए, अलग अलग शहर लेकिन एक जैसी रणनीति। सोशल मीडिया पोस्ट का बहाना, भीड़ का उबाल, पुलिस पर पथराव और कानून पर हमला। सवाल यह है कि क्या ये महज एक संयोग है या कोई कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट जो त्योहारों से पहले हर बार लागू की जाती है। और जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, मौलाना तौकीर रजा जैसे चेहरे सामने आते हैं जो खुद सड़कों पर उतरने की धमकी देने लगते हैं। धर्म, अफवाह और भीड़, इन तीनों का ये मेल क्या सिर्फ उन्माद फैला रहा है या कोई बड़ी साजिश भी इसमें छिपी हुई है? आखिर कौन चाहता है कि देश की फिजा जहरीली हो? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। एक रात, 3 शहर और कट्टरपंथ का तांडव। गोधरा से टोंक तक बवाल की एक जैसी स्क्रिप्ट। नवरात्रि से पहले एक खास योजना के तहत देश के 3 शहरों में एक जैसी आग भड़कती है और फिर सामने आते हैं मौलाना तौकीर रजा, जो उन घटनाओं पर तर्क देने लगते हैं। देश जानना चाहता है कि क्या ये घटनाएं महज इत्तेफाक हैं या फिर एक सुनियोजित स्क्रिप्ट जिसे धर्म की आड़ में लागू किया जा रहा है। गुजरात के गोधरा में एक मुस्लिम इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने थाने बुलाया, सिर्फ समझाने के लिए कि नवरात्र के दौरान कोई भड़काऊ पोस्ट ना करे। लेकिन इसके बाद अफवाह उड़ाई गई कि युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की है। बस फिर क्या था, सैकड़ों की भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया, नारेबाजी हुई, हालात बेकाबू हुए और लाठीचार्ज करना पड़ा। गोधरा के बाद वडोदरा में बवाल मचता है। यहाँ एक नवरात्रि पंडाल को निशाना बनाया गया, सोशल मीडिया पोस्ट का विवाद उठाया गया और फिर कट्टरपंथी भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में भी कई लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने 2 केस दर्ज किए, एक पोस्ट पर, एक हिंसा को लेकर। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी, जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजूआत करने, और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की और पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, और जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है। राजस्थान के टोंक में भी बवाल भड़का। यहाँ सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एक खास समुदाय के सैकड़ों लोग बहिर थाना क्षेत्र में जमा हो गए। भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया, फैक्ट्री में घुसकर मशीनें तोड़ी, बाइकें जलाई गई। बाद में जब पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जांच की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। टोंक में बहिर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे कि भाई कोई उनके धर्म के संबंध में कोई टिप्पणी किसी ने की है ना। इस बात को लेकर वो इकट्ठा हुए थे, उनमें रोष था, तो यहाँ पुलिस जाब्ता आ गया था और उनको यहाँ से मौके से साइड में हटा दिया गया। अब बवाल हुआ तो मामले को लेकर बयान भी सामने आए।
जब पिछले 24 घंटे में हिंसा की तीन घटनाएं हो चुकी हैं, भीड़ सड़कों पर है, पत्थरबाजी और आगजनी हो चुकी है, तो मौलाना तौकीर रजा ने भी मोर्चा संभाला और उतर आए मैदान में। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर हो रहे हमलों पर सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। मौलाना ने सीधी धमकी देते हुए कहा कि मुसलमान अब सड़कों पर उतरेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो जाता है, लेकिन न हुकूमत ने इस पे संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, न कहीं किसी ने उसकी खास मजम्मत की। हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों पर अब प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तौकीर रजा ऐसे वक्त में बयान देकर विवाद और सड़क पर टकराव को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा केवल भड़काऊ बयान देना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों को जितना भारत में शांति मिल रहा है, जितना सुख सुविधा मिल रहा है, उतना किसी भी देश में नहीं मिल रहा है। मगर मुसलमान भाइयों को कट्टरता बनाने में मौलाना का ही हाथ रहे। 3 शहर, 3 तस्वीरें और अब एक बड़ी धमकी। जब माहौल नाजुक हो तो ऐसी धमकियां कहीं ना कहीं भीड़ के हौसले को बढ़ाती हैं। सवाल यही है, इसे जानबूझकर माहौल गरमाने की कोशिश क्यों ना समझा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात रामलीला की, यानी परंपरा, आस्था और मर्यादा का प्रतीक। लेकिन क्या अब इस मंच पर पॉपुलैरिटी की बोली लगाई जा रही है? सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चर्चा इस बार राम, रावण या लक्ष्मण की नहीं है, बल्कि मंदोदरी के रोल को लेकर। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि नाम सामने आया है पूनम पांडे का। वही पूनम पांडे जिनकी पहचान किसी धार्मिक भूमिका से नहीं है, बल्कि ग्लैमर और विवादों से जुड़ी है। पूनम पांडे अलग अलग मसलों को लेकर, अपनी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रही हैं। क्रिकेट मैच के लिए उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा। उनके जो रील्स हैं वो बताते हैं कि वो धर्म से कितना जुड़ी हुई हैं। पता नहीं उन्होंने रामायण पढ़ी भी है या नहीं। मंदोदरी का रोल निभाने के लिए उन्हें ऑफर कर दिया गया और उन्होंने हरी झंडी दे दी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्या आप खुद पूनम पांडे को देख पा रहे हैं उस रोल में? अब यही सवाल पूछ रहे हैं लोग। अब संत समाज से लेकर धार्मिक संगठन तक बगावत के मूड में आ गए इस फैसले के बाद, और लवकुश रामलीला कमेटी सवालों के घेरे में। क्या आस्था के मंच को भी अब वायरल वीडियो की सोच से देखा जाएगा? क्या मर्यादा की जगह अब मुनाफा किरदार तय करेगा? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पूनम का पवित्र रोल, क्यों बजा विवादों का ढोल? पूनम का रोल छटेगा, ओवर एक्टिंग का पैसा कटेगा। दिल्ली की ऐतिहासिक लवकुश रामलीला पर संग्राम छिड़ गया है। इस बार न राम चर्चा में है, न रावण। बात अब मंदोदरी की हो रही है, वो भी एक्ट्रेस पूनम पांडे की वजह से। रामायण के सबसे गरिमामयी किरदारों में से एक आदर्श पतिव्रता अब एक ऐसी एक्ट्रेस के जिम्मे है जो अपने विवादों और बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती है। फैसला सामने आते ही न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि संत समाज से लेकर धार्मिक संगठनों तक आक्रोश फैल गया है। कहानी सिर्फ एक रोल भर की नहीं है, बल्कि मर्यादा की है। दिल्ली बीएचपी के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने साफ चेतावनी दी है। मंदोदरी आदर्श, संयम और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे चरित्र को निभाने के लिए कलाकार का चयन सिर्फ ग्लैमर देखकर नहीं, बल्कि उनके आचरण को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। इधर संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के महामंडलेश्वर शैलेश नंद महाराज और कंप्यूटर बाबा ने सीधे सवाल दाग दिए हैं। पूनम पांडे वो जो भी चरित्र निभा रही हैं, उस चरित्र के बाद में अध्ययन करेगी रामायण का, तो उनके अंदर बेहद बड़ा सूत्रपात होगा हमारे आध्यात्मिक वैभव का। मैं इसे कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति हमारे जो ग्रंथ है उनके ऊपर बने हुए नाट्य हैं, उनके अंदर यदि कोई पात्र निभाता है, उसका कोई किरदार निभाता है, तो स्वागत योग्य है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो
यदि आपको पाड़ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाड़ दो ना, तो सूर्पणखा का पाड़ दो आप, मंदोदरी का क्यों होना चाहिए? इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। वाराणसी से लेकर राजधानी दिल्ली तक स्वर एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति ने भी कमेटी को पत्र भेजकर चेताया है। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि ये सिर्फ मंचन नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है और इसमें मर्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्लैमर के जरिए ये चर्चा में आने की कोशिश है, या फिर अब विरोध के बाद परंपरा और सम्मान की फिक्र की जाएगी। रामलीला कमेटी पर दबाव बढ़ रहा है। पूनम पांडे को मंच से हटाया जाएगा या धार्मिक भावनाओं की परवाह किए बिना उन्हें मंदोदरी के रूप में पेश किया जाएगा, तस्वीर अभी साफ नहीं है। अब देखना यह है कि लवकुश रामलीला क्या अपनी विरासत की लाज रखेगी या कंट्रोवर्सी की चकाचौंध में रामायण के किरदारों को खो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच दिल्ली वीएचपी के अध्यक्ष ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। रामलीला के अंदर पूनम पांडे किरदार निभा रही है मंदोदरी का, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? नहीं, उसका एक बहुत सामान्य सा कारण यह है कि रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है। और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें और ये उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या कोई और किरदार के लिए आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, या उस किरदार को लेकर ही आप लोग असहमति जता रहे हैं? नहीं, केवल उसी जो अभिनेत्री है उसको लेकर के, किरदार वाले विषय पे हमारा कोई नहीं है, सब रामलीलाएं स्वतंत्र हैं। यह जो अभिनेत्री जिनको उन्होंने चुना है, इनका विवादग्रस्त मामला रहा है, तो इस कारण से हम नहीं चाहते कि ऐसी एक उच्च कोटि की जो एक नायिका है रामायण की, मंदोदरी, उसका अभिनय एक इस प्रकार की अभिनेत्री को दिया जाए। देखिए, सवाल उठ रहा है वैसे में लवकुश रामलीला क्या फैसला लेती है, इसको लेकर इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।